नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए जो 3 योजनाएं थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके द्वारा कराची अभियान और दोआब में कर वृद्धि का जो योजना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले कराची अभियान को देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि खुरासन अभियान के बाद जब खुरासन अभियान असफल हो गया तो चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 3,70,000 सैनिक दीवाने अर्ज में भर्ती किया था, अब उन सारे सैनिकों का क्या किया जाए। अब वो सारे के सारे जो सैनिक थे उनको एकदम उनके पद से हटा देना भी मूर्खतापूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इससे वो जो सैनिक थे वो विद्रोह कर सकते थे, राज्य में उपद्रव मचा सकते थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि भाई अब ये जो सैनिक बचे हुए हैं इनको कराची का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां योजना के लिए, वहां सैनिक अभियान के लिए भेजा जाए। सबसे पहले कराची के बारे में जो बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं, उनके विवाद है। गार्डन ब्राउन का मानना है कि जो कराची था वो मध्य हिमालय में कुल्लू और कांगड़ा के बीच का प्रदेश था, उसको कराची कहते थे। तो मेहदी हुसैन का मानना था कि नहीं, वो गढ़वाल कुमायूं का जो प्रदेश था वो कराची वाला एरिया था। तो फरिश्ता और इब्न बतूता जो है वो बताते हैं कि नहीं, भारत और चीन के बीच का जो एरिया था वो कराची का एरिया पड़ता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान को क्यों स्टार्ट किया, इसके बारे में पहले तो हमने बताया कि 3,70,000 जो सेना था उसको कहीं यूज करना था इसके लिए। इसके साथ साथ जैसे इब्न बतूता ये बताता है कि चूंकि उस समय जो चाइना के जो कुछ रूलर्स थे, मतलब चाइना के तरफ जो रहने वाले रूलर्स थे, पर्वतीय इलाके में के जो रूलर्स थे, वो वहां रह रहे, मतलब भारत के क्षेत्र में रह रहे कुछ जो राजपूत शासक थे उनको वो परेशान कर रहे थे। और इसका सूचना जो है उन शासकों ने सम्राट को दिया, जिससे सम्राट ने प्लान बनाया कि अच्छा ठीक है, इन लोगों को भी थोड़ा ठंडा किया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि भारत का जो उत्तरी पर्वतीय सीमा है उसको भी सुरक्षित किया जा सकेगा और उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करके रखा जा सकेगा, ताकि भविष्य में जो उस तरफ से कोई आक्रमण हो सकता है उसको रोका जा सके। अब ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो योजना था कोई गलत योजना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बाद में 1962 ईस्वी में चाइना ने इसी क्षेत्र से हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया। तो उस एरिया को सुरक्षित करना, अगर मोहम्मद बिन तुगलक उस समय इस तरीके का प्लानिंग कर रहा था, इसका मतलब था कि वो बहुत दूरदृष्टि का सोचता था। लेकिन उसका ये जो योजना था वो सफल नहीं हो पाया। अब ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये जो एरिया था वो पूरा पहाड़ी एरिया था और जो सेना थे वो मैदानी इलाकों में लड़ने के लिए बनाए गए थे, वो सेना मैदानी इलाकों में युद्ध करने के लिए अभ्यस्त थे। तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि सेना ने वहां आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के बाद स्टार्टिंग में उनको कुछ सफलता भी मिला, लेकिन वहां का जो पर्वतीय इलाका था, जो दुर्गम रास्ता था, वहां एक लंबे समय तक अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखना सेना के लिए मुश्किल हो गया और बाद में कुछ एरिया जो है बर्फबारी के कारण कुछ रास्ता जो है वो ढक गया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के जो पर्वतीय लोग थे उन्होंने फिर बाद में उनके जो सेना था उस पर अटैक कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि इब्न बतूता बताता है कि 3 सैनिक और वर्मी बताता है कि मात्र 10 घुड़सवार और इब्न बतूता कि 3 घुड़सवार ही लौट कर राजधानी में आ पाते हैं राजा को पूरा स्थिति बताने के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भी जो योजना था मोहम्मद बिन तुगलक का कराची अभियान वो भी असफल हुआ और उसका भी कोई फायदा
सम्राट को नहीं मिला। हाँ, बाद में वहां के जो लोग थे, वहां के जो सरदार थे, उनको ऐसा लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक से दुश्मनी करके कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सम्राट के साथ दोस्ती कर लेना अच्छा समझा और बाद में उन्होंने सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन फिर भी ये जो कराचिल अभियान था वो एक तरीके से सम्राट का जो योजना है, सम्राट का योजना बनाना, उस पर अमल करना और उसको उसमें सफलता हासिल करने का जो एक कह सकते हैं कि एक जो पूरा पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करता है। जैसा कि हमने पिछले 3 योजनाओं में भी देखा कि सम्राट का ऐसा माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकार का ऐसा कहना है कि सरकार जो था, सम्राट जो था वो स्वप्न दृष्टा टाइप का ये था। मतलब ये बहुत किसी भी चीज का सपना देखता था और उस पर तुरंत प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट कर देता था, लेकिन जो प्लान बना है वो सफल होगा कि नहीं होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, इन सारे चीजों का चिंता सम्राट करता नहीं था। और यही कारण है कि बिना सोचे समझे जो वो तुरंत सोचता था और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देता था, जिसके कारण सम्राट को अपने अधिकतर योजनाओं में असफलता का सामना करना पड़ा। अब इसके जो सबसे लास्ट 5वां जो इसका योजना है वो है दोआब में कर वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि ये जो दोआब का जो क्षेत्र है वो गंगा और जमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये गंगा दोआब का जो क्षेत्र है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि क्योंकि जो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो ज्यादा फर्टाइल होता है, ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियों से जो आने वाली जो उर्वरक जो मिट्टी है, नदी जो है अपने मुहाने पर, आप लोग पढ़े हैं कि नदियां जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और डेल्टा वाला जो एरिया होता है वहां बहुत अच्छा खेती बाड़ी होता है। तो ये जो दोआब वाला क्षेत्र था वहां अधिकतर वैसे क्षेत्र थे जो कि बहुत उपजाऊ थे और एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, और ये गंगा और जमुना नदियों के बीच का क्षेत्र था। यहाँ पे सम्राट ने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग था कि यहाँ उसने कर वृद्धि की। अब कितना कर वृद्धि किया तो बर्नी बताता है कि 10 से 20% तक कर बढ़ाया। इलीड कहता है कि 5 से 10% तक कर बढ़ाया। तारीख मुबारक शाही में बताया गया है कि 20% तक कर बढ़ाया गया। तो बदायूनी बताता है कि 2 गुना कर बढ़ाया गया। अब ये जो सारे आंकड़े दिए गए इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि कर जो है वो 1/10 से 1/20 तक बढ़ाया गया। और ऐसा कोई नया नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही यहाँ कर बढ़ाया था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी इस एरिया में कर बढ़ाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ 50% तक कर बढ़ा दिया था, 50% तक कर बढ़ा दिया था। लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, उनका कहना है कि क्योंकि सम्राट का ये जो प्रयोग था वो कोई गलत प्रयोग नहीं था, लेकिन प्रयोग के लिए जो उसने समय चुना था वो समय गलत था, क्योंकि इस समय इस एरिया में अकाल चल रहा था, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, खेती बाड़ी जो है वो सही से हो नहीं रहा था। और उस स्थिति में सरकार के द्वारा किया गया ये जो प्रयोग था उसने किसानों की कमर तोड़ दी। अब किसान जो थे वो इतना ज्यादा कर दे नहीं पा रहे थे। बहुत सारे किसानों ने तो अपने फसल को आग लगा दी। जो सरकार के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी थे वो किसानों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, जबरदस्ती उनसे कर वसूल कर रहे थे, जिससे किसान लोग जो थे वो नाराज हो गए और उन्होंने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि उलमाओं के विरोध को भी बर्दाश्त नहीं करता था, तो वो किसानों के विद्रोह को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए सरकार ने इस विद्रोह को दमन से इसको दबा दिया, क्रूरता पूर्वक इसका दमन कर दिया। हालांकि बाद में सरकार जो सम्राट है उसको ऐसा अनुभव हुआ
कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं और दुर्भिक्ष का जो समस्या है इसके कारण भी ये लोग परेशान हैं। तो बाद में राज्य की तरफ से कुछ व्यवस्था भी किया गया, मतलब कुएं खुदवाए गए, सिंचाई का सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाया गया, किसानों को अच्छे जो बीज हैं वो प्रोवाइड करवाए गए, राज्य की तरफ से कुछ अनुदान भी दिया गया। लेकिन ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो बाद में किए गए, तब तक इस समय बहुत ज्यादा निकल चुका था। अब यहाँ इब्न बतूता ये बताता है कि सरकार के द्वारा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये जो किया गया कर वृद्धि था, इससे धीरे धीरे करके पूरे साम्राज्य में, मतलब ये स्टार्ट हुआ कहां से, तो दोआब में, दोआब से विद्रोह स्टार्ट हुआ, लेकिन ये विद्रोह जो है वो धीरे धीरे करके पूरे साम्राज्य में फैल गया। इब्न बतूता यहाँ 1334 ईस्वी में एक गड़बड़ी के बारे में वो वर्णन करता है और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये गड़बड़ी उसी ओर इशारा कर रहा था कि ये जो गंगा जमुना दोआब का जो क्षेत्र था वहां पे किसानों ने विद्रोह कर दिया था और देखते ही देखते ये विद्रोह धीरे धीरे करके पूरे जो क्षेत्र थे वहां फैल गए और ऐसा माना जाता है कि 1335 ईस्वी तक आते आते अलग अलग प्रांत के जो भी प्रांताध्यक्ष थे उन्होंने धीरे धीरे करके विद्रोह करना शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक का खिलाफत करना शुरू किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कराची अभियान भी इसका असफल हुआ और दोआब में जो इसका कर वृद्धि का प्रयोग था वो भी असफल हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो भी विद्रोह हुए उन सारे विद्रोहों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उन विद्रोहों को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला उत्तर भारत का विद्रोह और दूसरा दक्षिण भारत का विद्रोह, जिसमें खास एक महत्वपूर्ण ये भी घटना होता है कि दक्षिण भारत में कुछ नए साम्राज्य का भी उदय होता है, जैसे बहमनी साम्राज्य का उदय, विजयनगर साम्राज्य का उदय, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब देवगिरी से राजधानी को यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था तो बहुत सारे जो लोग थे जो वहां बच गए थे, मुस्लिम प्रभाव वाले जो लोग थे, उन्होंने वहां बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो उसी तरीके से जो दूसरे और हिंदू लोग थे उन्होंने वहां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और देखते देखते मोहम्मद बिन तुगलक का जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगा और बाद में इसका जो परिणाम है वो भी सामने आता है। खैर, इन सारी चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।